एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। स्वागत कर रहे हैं प्रदीप सिंह जी का प्रोग्राम में। सर स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी प्रोग्राम में आ गए हैं, सर स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं, उसकी तरह देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। मिशन 360 कहानी पुरानी हो गई क्योंकि कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि रोज मौका देती है तृणमूल कांग्रेस, कुछ ना कुछ हेडलाइन बनाती है। तब से ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चाहिए 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा में। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन जो भी कहिए वो लाना। अब ये सब हर जगह से आवाज आने लगी है कि ये काम सरकार को करना ही है और ये सारी तैयारी नंबरों की उसी के लिए की जा रही है। देवेंद्र जी खबर बहुत कई दिनों पहले दे चुके हैं, लेकिन तब इस तरीके से ये मेल्टडाउन नहीं हुआ था शुरू तृणमूल कांग्रेस का। धीरे धीरे इसमें गति बढ़ती ही जा रही है। आज कुछ नए लोग भी इसमें जुड़ गए हैं, कल्याण बनर्जी भी बागी हो गए। लेकिन उससे पहले सर एक पोस्ट आज मेरी नजर में पड़ी तो मुझे तुरंत जो है आप सबकी याद आई। एक एक्स पोस्ट, मैं जानता भी नहीं इनको कौन है, नजर मैंने पढ़ा, इनका नाम है विजय साई रेड्डी वी। आप गूगल अभी एक्स पे जाइए, विजय साई रेड्डी। विजय साई रेड्डी जी का बायो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये फॉर्मर एमपी हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर ओरिएंटल बैंक। इनकी पार्टी बाद में बताऊंगा आपको। ये लिख क्या रहे हैं, टीडीपी से ये लिख रहे हैं, अगर आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल मॉनसून सत्र में रख दें तो उसको 2/3 बहुमत मिल जाएगा। द बीजेपी's growing support across both houses since the last session has significantly improved the prospects for such a historic reform। यानी कि अभी मॉनसून सत्र में रख दीजिए, 2/3 बहुमत एनडीए के पास है, मिल जाएगा। ये वाईएसआर कांग्रेस के हैं सर, वाईएसआर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर और उनके जगन के ये रिलेटिव भी, जगन के रिलेटिव चाचा वाचा हैं उस तरह से। वाईएसआर कांग्रेस का फाउंडिंग मेंबर लिख रहा है कि 2/3 हो गया। ये जो हम लिख रहे हैं ना मिशन 360, तो जगन तो एनडीए में भी नहीं है, वो क्या बता रहे हैं इसको हिस्टोरिक रिफॉर्म। और जगन जी के भी 4 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। अब आप गिनती शुरू कीजिए। अब आज खबर आई शिवसेना के भी साथ टूट सकते हैं, कितनी सच्ची है ये बात देवेंद्र जी आप बता देंगे। टीएमसी के 19-20 जितने भी होंगे, इसके अलावा डीएमके के 22, पहले 5 फालतू वोट मिले हुए हैं जब पहले बिल रखा गया था एनडीए को। तो गिनती सर बहुत नजदीक जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो अगर ये सब सोच समझ के किसी प्लान के तहत भी किया गया था तो वो प्लान अपनी कामयाबी की तरफ पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है 2/3 बहुमत का। और ये वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल अब ऐसा लगता है कि चंद दिनों की बात रह गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये सब असर है पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का। पूरे देश का राजनीतिक वातावरण बदल दिया है। ये बात सबको, जितने मतलब भाजपा विरोधी दल हैं उनको समझ में आ गया है कि भाजपा को रोकना मुश्किल है, एक बात। और भाजपा जो काम कर रही है उसका विरोध करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जो दोनों बिल हैं, मतलब विमेंस रिजर्वेशन वाला और डिलिमिटेशन का, असल में डिलिमिटेशन से कांग्रेस बहुत ज़्यादा डरी हुई है। डिलिमिटेशन का फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया है। आप याद कीजिए 1984 सबसे ज़्यादा सीटें आज तक कांग्रेस को मिली 415, और 1980 में कितनी मिली थी 353। तो करीब 62 सीटें ज़्यादा मिली, लेकिन लगता है कितनी बड़ी जीत हुई थी। और फिर आप आ जाइए 2009 पे, 2008 में डिलिमिटेशन हुआ। अच्छा, और कांग्रेस की सीटें उस समय थी 2009 के चुनाव से पहले जो 2004 में मिली थी 146 या 147, और हो गई 206। 61 सीटें बढ़ गई। क्या किया था मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने? जो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण जो सहानुभूति लहर थी उसमें जितनी सीटें बढ़ी, लगभग उतनी ही 2009 में बढ़ गई, केवल डिलिमिटेशन से। बीजेपी की जितनी स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें थी जनरल, उनको
रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। और उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी की थी, जहां से बीजेपी जीत सकती थी, उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा। जैसे ठाणे एक सीट हुआ करती, जहाँ 32 लाख वोटर होते थे, शिवसेना का गढ़ था, उसको तोड़ के 4 सीटों में बदल दिया। 3 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो कांग्रेस को वही डर सता रहा है कि डिलिमिटेशन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बड़ी छलांग, इसलिए वो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया था, और वो जिस समय उन्होंने किया था, वो जिस हालत में थे, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस समय भारतीय जनता पार्टी, राज्यों के लिहाज से भी, केंद्र के लिहाज से भी। तो इसलिए वो लगातार डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। अब बात अभी जो इन 2 विधेयकों की है, 2/3 बहुमत की है, राज्यसभा में 163 चाहिए, लोकसभा में 363 चाहिए। तो मुद्दा ऐसा है, आप याद कीजिए 2023 जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था तो किसी ने विरोध नहीं किया था, मुद्दा ऐसा था। लेकिन विरोध क्यों हुआ कि डिलिमिटेशन का बिल इसके साथ जोड़कर आप लाए। जी हाँ, जी। तो सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और दक्षिण की पार्टियों ने, खासतौर से डीएमके ने किया। और जबकि हाउस में अनाउंस किया गृह मंत्री ने कि भाई अगर आप संख्या को लेकर आप कह रहे हैं कि मौखिक आश्वासन है, तो हमको 3-4 घंटे का समय दीजिए, बिल हम अमेंड करके ले आते हैं, लिखित में दे देते हैं। अब जो है बुखार उतर गया है डीएमके का, कांग्रेस का साथ छूट गया है। तो अब डीएमके कांग्रेस जिस बात का विरोध करेगी उसका समर्थन करेगी। तो डीएमके का साथ मिलना लगभग तय मानिए आप। डीएमके टीएमसी का हो गया। टीएमसी तो रही ही नहीं आप, वो मतलब कितने टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो हालत है। उसका हाल जो है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन ही गई है। ठीक है सर। जो आरोप लगता था वो सही हो गया, कागज पे आना बाकी है, बिल्कुल कागज पे आना बाकी है। और वो बिल आएगा तो समर्थन, जो ये बात रेड्डी साहब कह रहे हैं वो सही होने जा तो रहा है। मैं इनका नाम भी इसमें जोड़ देता हूं लिस्ट में। तो एनडीए प्लस टीएमसी बागी गुट प्लस डीएमके प्लस वाईएसआर प्लस 5 जो पहले थे, ये गिनती लगभग 345 के उद्धव ठाकरे ने घोषणा करी थी कि सपोर्ट करेंगे। कौन सर? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे, हाँ वो, लेकिन किसी ने आज दिन में कहा कि ऐसा ना हो कि ये 9 में 7 उधर चले जाएं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले कह दिया कि नहीं हम समर्थन कर रहे हैं। शिंदे से मिलकर आए ना कल, जी हाँ, इसलिए उन्होंने जो है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या टूटने वाले थे शिवसेना के? वो बातचीत तो एकदम उसी लेवल की थी कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे मामला खराब होगा, और सपोर्ट करने के बावजूद खराब नहीं होगा, ये चीज़ें हैं नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वो आगे उस दिशा में जाना है। असल में बीजेपी बार बार इस बात को लेकर भी कोशिश ये कर रही है, जैसे टीएमसी के इतने असंतुष्ट मान लीजिए आ रहे हैं सौरभ, और इसमें से 3-4 जैसे काकोली लीड कर रही हैं, लेकिन सौरभ ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने इस काम को किया है। चुनाव के दरमियान उनके साथ 3 से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ये मूड बना चुके थे कि नतीजे चाहे जो आए, हमको यहाँ से जाना पाला बदलना है। और नतीजे चाहे जो आए का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया था कि बीजेपी आ रही है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बाकायदा जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि वो लोग चुनाव के दरमियान भी बीजेपी की मदद कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वगैरह पास करके। तो उसके बाद इतने सारे लोग जब आना शुरू हो गए हैं, तो एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि जब फिर आपको लोकसभा चुनाव जब लड़ना होगा तो इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बीजेपी रत्ती भर उसकी परवाह नहीं कर रही है। उनका अपना टारगेट अभी यही है 360 कि इसको लेकर आना है। मतलब पार्टी के एकदम से एजेंडे की अगर बात करें, किसी भी बीजेपी के सीरियस लीडर से अगर आप मिले टॉप लेवल पर, तो ज़्यादातर बात इसी के इर्द गिर्द करते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी बताइए फिर, ये भी खबर तो। और एक मजेदार चीज़ सौरभ, और ये जो सपोर्ट जिस प्रकार का आ रहा है नतीजों के बाद का, वो कह रहे थे कि बीजेपी कुछ नेता, बड़े नेता, कि अब तो बंगाल में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ 2 भाजपा हो गई है। एक 4 मई शाम 4 बजे से पहले की भाजपा और दूसरी 4 मई शाम 4 बजे की बाद की भाजपा। और कई सारे एरिया में, कई सारी कंस्टिट्यूंसी में 4 मई शाम 4 बजे के बाद की जो भाजपा है बूथों पे, वो ज़्यादा हो गई है। जैसे एक बूथ पे कभी ये लोग कैंपेन करने गए थे तो 3 लोग, सिर्फ इनके 3 वर्कर्स थे। अभी मंत्री बनने के बाद जब वहाँ पे वो शख्स गए तो 600-700 लोग स्वागत कर रहे हैं उनका उस बूथ पर। तो ये 360 की गिनती हो गई है पूरी दोनों तरफ? चल रहा है। मतलब वो टारगेट कर लिया गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन इसमें किनका समर्थन लेना है, क्या करना है। बट डन काम है ये। हाँ, डीएमके और टीएमसी वाला तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डीएमके तो ऑलरेडी वो बता चुका है कि हमें क्या चाहिए और उसके हिसाब से चेंजेस किए जा रहे हैं ऑलरेडी बिल में। तो वो उसमें कोई बहुत मैनेजमेंट या कांग्रेस के स्टैंड की बात नहीं होगी, ऑलरेडी वो आ रहे हैं। हैं। ठीक है।
ये भी चल रहा है शिवसेना वाले कि उसी दिशा में रहेंगे। ये भी चल रहा है कि भाई कोई स्पेशल सेशन बुला करके भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक बड़ी लेवल पर प्रस्तुत करने के लिए। प्रधानमंत्री की तो वो इच्छा रहती है कि जब कोई बहुत बड़ा एजेंडा हो तो हमको उस हिसाब से करना चाहिए। मैसेजिंग हाँ, मैसेजिंग उसकी तरह का हो, 4-5 दिन अगर सेशन चले 5 दिन का, तो फिर उस लेवल पर डिस्कशन हो, उस लेवल पे चीज़ हो। ऐसा ना हो अच्छा समय फिर ज़्यादा मिलेगा सबको बोलने का। एक ही सेशन में अगर 5 या 6 दिन आप किसी एक बिल को दें, वो चांसेस कम होता है। लेकिन जैसे ही स्पेशल सेशन आप बुला देंगे तो सबके पास। सपा को भी टैप किया गया है क्या, समाजवादी पार्टी को? वो उसमें मुझे लगता है कि अफवाह ज़्यादा है वो। कल ये खबर उड़ गई एक्चुअली हाँ, अफवाह कि ज़्यादा। समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक भी जो हैं उनका भी मन खट्टा हो रहा है पार्टी से। ये अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ी है, लेकिन ये हकीकत ऐसा नहीं वो जो होना है 27 के बाद। तो सर यही लोग तो विरोध कर रहे थे, डीएमके टीएमसी, ये मोटे मोटे तौर पर कांग्रेस के अलावा तो यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, शिवसेना। अब ये सारे ही साथ हैं, तो राहुल गांधी रोक पाएंगे इसको? यही सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इनका कहा जगनमोहन रेड्डी, ये शुरू से ही जिस तरह से कांग्रेस के सताए हुए में से हैं। जिस समय मतलब सत्ता में भी थे तो अहमद पटेल को फ़ोन करके बात करना आया कि कैसे राहुल गांधी से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब बिल्कुल एक समझ में आ गया। यूँ ठीक है कि वो अभी एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर वहाँ चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है, वो तो एनडीए के बहुत ही प्रमुख घटक में से माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। उसके बावजूद उनका जो भी सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस बात समझ में आता है, कई और कैसे वैसे जो उनके चल रहे थे वो अपनी जगह है जी। और उस समय भी कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की, उनको कांग्रेस ने डैमेज किया। तो राहुल गांधी जो आप कह रहे कांग्रेस ने कराया हैं वही, तो राहुल गांधी से तो सताए हुए हैं। इसलिए जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी हर जगह से राहुल गांधी को, चाहे टीएमसी में, अब ठीक है यहाँ पर भी क्यों नहीं हुआ, जो अभिषेक बनर्जी और कल भी आज तक चर्चा है और साहब वो भी कहते थे दोनों क्या मर्जर होगा। असली समस्या आप इस पर तो कांग्रेस ने ऑफिशियली खारिज कर दी वो खबर कि मर्जर वाली कोई बात नहीं है। इसलिए खारिज कर दी, वो भी इसलिए ना क्योंकि आप तो वही बताते हैं जो दूसरा नहीं बताता आप, और इसलिए मुझे कॉफ़ी पिलाते हैं, वरना मेरी कॉफ़ी नहीं आएगी ना, अगली बार नहीं पिलाएगी। बिल्कुल सार्थक कीजिए सर मेरे कथन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पीछे असली कारण समझिए। एनसीपी भी इसलिए मर्ज नहीं हुई शरद पवार की, राहुल गांधी की शर्त है कि तेरे पास जो संपत्ति है, बिल्डिंग्स है, देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस फॉलो कर रहा हूँ पिछले 50, वो संपत्ति पर उनकी निगाह रहती है, संपत्ति वाले पर नहीं, संपत्ति पर भी जो पार्टी में आए। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि एनसीपी के, देखिए एनसीपी की प्रॉपर्टी तो इसलिए शरद पवार का भी तो वहाँ एम्पायर है, जो भी ऑफिस बनाया गया या कुछ भी फंड होता है इसलिए मर्ज नहीं करते। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को इसीलिए भेजा गया, जो मैंने कोई बात नहीं किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ माइंड जो कांग्रेस का है, इसलिए कि आप ऐसा है कि आप इसको मर्ज करें, चाहते तो है कि मर्ज कर दें, लेकिन मर्ज करें तो वो शर्त ये है कि आप प्रॉपर्टी हमको दे दें। तो अब वो उन्होंने जो कुछ बनाया है जिंदगी में, जो भी किया है, बहुत कुछ बनाया होगा, पूरे बंगाल में दफ्तर होंगे, एसेट्स होंगे, तो 400-450 करोड़ तो चंदा मिला हुआ है। इसलिए तो आप खाली नेशनल हेराल्ड का केस देख देख करके आप खाली चर्चा करते हैं। देश में कभी आप स्टडी कराइए कि कितने ऐसी और जगह संस्थाओं पे, ट्रस्ट पे कहाँ कब्जा किया हुआ है। बट ममता नहीं करेंगी ना सर मर्जर? नहीं, इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि इस गया कि मैं बात कर लो राहुल, इसका मर्जर पार्टी बची हो तब तो मर्जर हो। हाँ, एक आपको एक भाई सवाल संपत्ति ये का मर्जर, किसी सर। भी मर्जर के लिए पहले आपको पार्टी का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। अधिवेशन में आपके सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो हैं, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, उन सब में वोटिंग होगी। बहुमत अगर होगा कि मर्ज करें तब होगा। सर एक बात, इसमें एक बात जोड़ देता हूं, क्योंकि ममता जी के बहुत सारे हितैषी उनको अनवांटेड सलाह दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो एक सलाह ये थी मर्जर के पक्ष में कि मर्ज कर दीजिए ममता जी, ये जितने आपके बागी गुट के लोग हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। कैसे? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी के विलय की शर्तें लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये, तो उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है और वो ममता जी को सूट करता है। दूसरा उन्होंने कहा कितने टूट के जा रहे हैं आपके? 20 टूट के जा रहे हैं, 28 हैं, राहुल गांधी की 100 हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे? तो कांग्रेस में मर्ज कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 128। अब 128 का 2/3 ला के दिखाओ। नहीं, वो समय निकल गया। हाँ जी, वो समय अब है नहीं ममता बनर्जी के पास। उनके पास 28 है ही नहीं, तो मर्ज कैसे हो जाएंगे? अभी तक तो स्पीकर ने फैसला दिया नहीं दिया, लेकिन वो अधिवेशन अगर मर्जर के लिए बुलाएंगी और ये लोग चले गए, खिलाफ वोट दिया, तो प्रस्ताव तो गिर जाएगा। और मान लीजिए मर्जर का फैसला कर लिया और ये नहीं जाते हैं, तो भाई चुनाव आयोग का जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज करती है और कुछ हिस्सा कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तो उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। अगर एक सदस्य भी है, सांसद या विधायक, तो उसकी विधायकी सांसदी बची रहेगी। तो इन लोगों की सदस्यता पर खतरा नहीं है जी। दूसरी बात, ममता बनर्जी
के पास कुछ होना चाहिए ना मर्ज करने के लिए। कांग्रेस को मिलेगा क्या मर्जर से? देखिए बात सही है। जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों ये लोग भाग कर जा रहे हैं? और भी पार्टियां हारती हैं, चुनाव हारती हैं पार्टियां, ऐसे तो नहीं टूट जाती। कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पर चले जाते हैं, वो अदलते बदलते रहते हैं, वो ठीक है। एक बात ये कही जा रही है कि उनको टीएमसी में अपना राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं टीएमसी का ही राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ग्राउंड सिचुएशन देखिए, इन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम अगर पार्टी में रहें या जो है इस तरह से रहें, हम बाहर नहीं निकल पब्लिक सकते, के बीच में नहीं जा सकते, पब्लिक के बीच नहीं जा सकते, तो हम राजनीति कर ही नहीं सकते। भविष्य तो बाद की बात है। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है उनको मालूम है बीजेपी उनको नहीं लेने जा रही ममता है। जी और अभिषेक जी क्यों मिले जाकर के इतना, मतलब 2-2 घंटे की मीटिंग करी है? उनको नया ठिकाना चाहिए, कोई सहारा चाहिए। बेघर हो गए हैं, अपने ही घर से लोगों ने निकाल दिया है, तो कोई तो ठिकाना चाहिए, कोई तो सपोर्ट करने वाला चाहिए। अब उनको लगता है कि राज्य तो गया, अब राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, तो राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए भी कुछ नहीं है भाई। एक ही तरीका है राज्यसभा में आने का, तो वो भी उसी राज्य से आ सकती है जहां उस पार्टी की सरकार हो। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस अगर लाना भी चाहेगी तो किसी एक अपने सदस्य को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। ये पहले करके अपने क्यों तो भेज ले लाएगी? सर, वो पहले अपने तो राज्यसभा भेज ले। मीनाक्षी जी का इसलिए तो अभी जो है, तक मामला नहीं हो पाया सही। ये इच्छा होना अलग बात है, लेकिन ये हो पाना, जी ये मुझे मतलब प्रैक्टिकली जो है अभी possible राज्यसभा नहीं में और बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन अब ये जो मर्जर वाली बात सब चल पड़ी है, और आज तो कल्याण बनर्जी भी फर गए सुबह ही सुबह। वो वैसे थोड़े टेम्परामेंटल आदमी हैं, कुछ सब एनिमेटेड से आदमी हैं। उन्होंने क्या कहा आज सुबह तमाम मीडिया को बुला करके अलग अलग जगह कि ये बहुत बदतमीज आदमी है अभिषेक बनर्जी, ही डज नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर पीपल इन दी सोसाइटी, इन दी पार्टी, सीनियर लीडर्स। आई एम 45 ईयर्स इन दी प्रोफेशन, आई एम सीनियर टू हिम इन पॉलिटिक्स। और किया उन्होंने मैं इसका केस मैं लड़ रहा हूं, जिसमें अभी शायद पीसी चल रही होगी अभिषेक बनर्जी के। आज जाना तो था उनको 6 बजे, ये फर्जी सिग्नेचर वाला। और किसी जूनियर वकील को भिजवा के मुझे बताता है कि आप नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा केस। और रात को फिर 12:30 बजे फोन करवाता है कि अब उनसे कह दीजिए कि तैयारी ना करें। मेरे बेटे को बोला कि तैयारी ना करेंगे, वो किसी और को दे दिया है केस। बोले ये कोई तरीका है? ह्यूमिलेट किया। अब सारी बातें बता रहे हैं कल्याण बनर्जी। पार्टी इस आदमी ने बर्बाद की, इसकी वजह से हम चुनाव हारे, इसकी वजह से लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, सब बता रहे हैं वो। और फिर ममता जी के सामने शर्त रखी है, या तो भतीजा चुन लो या मुझे चुन लो। अब इसमें तो कोई सवाल है नहीं कि ममता जी किसको चुनेंगी। हाँ, तो फिर अब कल्याण जी क्या करेंगे? इस केस को ही सर देखें ना, कल्याण बनर्जी के केस या इससे पहले एक सयानी घोष को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सयानी घोष ठीक बता रहे हैं आगे। और 8-10 दिन से वो ऑलरेडी संपर्क में हैं। लेकिन इस पूरे मामले को सर अगर आप देखें तो ये नहीं समझ में आएगा आपको कि इसमें बीजेपी को बहुत कुछ करना था। असंतोष, नाराज़गी और सबसे बड़ी बात जनता का डर। जैसे सयानी घोष के बारे में मैंने पूछा कि वो क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो गया। वो तो अभिषेक की खासा वो ये भी नहीं कह सकती अभिषेक बनर्जी के फंक्शनिंग से मैं नाराज़ हूँ, उन्हीं के ट्रस्टेड हैं वो। बताया गया हमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि क्षेत्र में जाएंगे तो अंडे पड़ेंगे। लोगों का डर और उस आक्रोश में आपकी राजनीतिक जीवन आपका कैसे चलेगा। तो जब लोग इतने ज़्यादा उद्वेलित हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उसके पीछे वजह ये है कि टीएमसी के लोगों ने इतने सालों तक इतना दबाव का अत्याचार करके रखा है एक बड़े सेक्शन कि अब वो नाराज़गी उनके सामने आ रही है। उस नाराज़गी से छुटकारा के तौर पर ये लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी वाला केस बिल्कुल एकदम वैसा ही है कि अभिषेक बनर्जी की फंक्शनिंग को लेकर जो बातें कही जाती रही है, जिसके बारे में ममता बनर्जी खुद बहुत ज़्यादा जानती हैं। जब वो इस बात को कहती हैं कि आज अगर अभिषेक में निकाल दूं तो जो छोड़ के गए सब आ जाएंगे, तो उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये आदि है इस तरीके के बर्ताव का, तो आप सब सहते आए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि फिर अगर आपने 100 बार जिल्लत झेली ही है तो 101वीं बार में क्यों बिफरे? एक इतने दिन तक भड़ास निकालना होता है ना, कब तक मौका तो मिले। अब वो सत्ता में रहे, सब कुछ बंगाल में सत्ता अगर थी। सरकार है तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर उसके बाद नहीं, ममता केवल बनर्जी उसकी बात नहीं थी कि आपको का अपमान होता, उसके अलावा क्या क्या होता, बिल्कुल इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और केवल आपके साथ नहीं, आपके परिवार के साथ क्या होता, ये कहना हम लोगों के लिए बड़ा आसान है कि कल तक तो उनकी प्रशंसा करते थे, आज गाली दे रहे हैं। तो कल्पना कीजिए जिस माहौल में थे उसमें अभिषेक बनर्जी के सामने अगर आप खड़े होकर बोल नहीं सकते तो उनका विरोध करके आप कहां जाएंगे। और ये सोचिए कि कल्याण बनर्जी, ये वही कल्याण बनर्जी जो अभिषेक बनर्जी के केस से नाराज होकर इतना कुछ बोले, आज ही
जो सबसे बड़ा मैटर चल रहा है कि एलओपी ऋतुव्रत बनर्जी को बागीकोट के अपॉइंट कर दिया स्पीकर ने, वो मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है और उसको प्लीड टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी नहीं किया। आज भी सुबह जो आदमी इतनी गालियां दे रहा था, कोस रहा था, वो पार्टी के लिए खड़ा हुआ है वहां पे। और उनको चीफ व्हिप बनाया गया ना, हाँ, काकोरी के बाद उन्हीं को फिर तो से अब चीफ व्हिप पता नहीं कल्याण बनर्जी क्या करेंगे सर। देखिए निश्चित से वो उनको सौगत राय ने तो कहा है ना कि अभी भी नहीं जाएंगे, हम मना लेंगे, कुछ करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कितना सौदा वो कर सकते हैं, या अपना अलग रह करके भी इस गुट के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं है ना। कल्याण बनर्जी का जो नेचर टेम्परामेंट है वो भी एक है, लेकिन हाँ ये है कि ममता के साथ अभिषेक को चुनेंगी ना, वो कल्याण बनर्जी को तो नहीं चुनेंगी। उनका या तो ये खुद मान ले अभिषेक बनर्जी, इनसे माफ़ी मांग ले, कुछ उनको पटाए फिर से। तो मैंने कहा ये तो डिपेंड करता है कि ये कितना उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अब अब गिनने के लिए कुछ है नहीं वहाँ, 2-4 जो भी मेंबर बचेंगे। शत्रुघ्न जी ने अपनी स्थिति क्लियर कर दिया, आज वो नहीं जा रहे हैं। वो हैं कीर्ति आजाद हैं, सागरिका घोष है, 2-4 जो इस तरह के जो लोग जुड़वा भाई हैं, महुआ सब राजनीति के। मोइत्रा भी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने आज शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की है। उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू में कि शुभेंदु जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और पहले से आज भी मैं उनको बड़ा मानती हूँ, बड़ा भाई की तरह मानती हूँ। और वो जब पार्टी में थे वो तभी मुझसे ये कहते थे कि इस पार्टी में मेरा भविष्य नहीं है, क्योंकि मुझे टॉप पर जाना है और टॉप पर वैकेंसी नहीं है, तो मैं एक ना एक दिन बाहर निकलूंगा। और उन्होंने कहा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो भारतीय जनता हाँ, तो अल्टीमेटली उनको वहाँ रहना है ना बंगाल में, मतलब उनके साथ कम चीफ मिनिस्टर इसलिए कर रही था और किस लिए, मतलब और वैसे भी उनके तो कई जगह हो सकता है फिर इलेक्शन खत्म हो जाए, उनके जितने सारे रेले हैं। हाँ सर, आप राज्यसभा की बात करना चाह रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी। कल तक तो लग रहा था ये कोई ममता बनर्जी वाला प्रकरण तो नहीं है, मर्जर वर्जर वाली बात। सारे पीसीसी चीफ, प्रदेश अध्यक्ष, सारे प्रभारी, सारे जनरल सेक्रेटरी सब उस मीटिंग में थे। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब थे उसके अंदर। तो उस मीटिंग में एक खबर एक ये भी निकली है कि वहाँ उन्होंने, राहुल गांधी ने शायद ये कहा कि मोदी ने देश को मरवा दिया या मोदी ने मरवा दिया, समथिंग लाइक दैट उन्होंने बोला है। और इसकी पुष्टि की है बंगाल वाले राजेश राम जी ने। उन्होंने बाहर निकल के बोला कि हाँ, वहाँ राहुल गांधी ने अंदर ऐसा कहा। वो संदर्भ ये था सौरभ कि वो इस बात को कह रहे थे कि जब मैं किसानों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, छात्रों से मिलता हूँ, तो वो लोग इस बात को कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं। अच्छा, कि नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया कि वो सारे लोग अपनी पीड़ा इनसे इस टर्म पे बताते हैं। तो रणनीति ये बनाई जा रही है इन लोगों के द्वारा कि क्वेश्चन लीक हो या महंगाई हो, कांग्रेस पार्टी का आकलन है और जो सही आकलन है मुझे लगता है कि इस हिसाब से कि महंगाई आगे आने वाले दिनों में तो और बढ़नी है। वॉर का जो स्थिति है उसमें बहुत आकलन करने की जरूरत ही नहीं है, किसी बच्चे को भी समझ में आएगा कि ये क्या होने वाला है। तो इसको इन लोगों को प्रदर्शन वगैरह करना है। पहले ये था कि जल्दी शुरू किया जाए, लेकिन अब जून के आखिर महीने में इस काम को शुरू करेंगे और नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे ऐसे सारे इश्यूज को लेकर। फिर मानसून सेशन में और ज्यादा हंगामेदार। अब प्रॉब्लम क्या है लेकिन ये कि उनके अपने साथी हवा निकाल देते हैं सर एजेंडे की। आज ही उमर अब्दुल्ला का बयान है, जो परसों इस मीटिंग में थे ना, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। आज उनका स्टेटमेंट है महंगाई पे और पेट्रोल डीजल पर। उन्होंने कहा पाकिस्तान के नाम लेके कि पाकिस्तान में तो नियम यह है कि हवाई जहाज आएगा पाकिस्तान में, लेकिन तेल लेके नहीं जाएगा, अपना तेल लेके आओ, अपने तेल से उड़ो, ये नियम बना दिया है। फिर किसी और देश का उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ हवाई जहाज को भी लीटर गिन के तेल दिया जाता है। तो बोले हमारे देश में तो ऐसी हालत नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है कि भारत में तो ऐसी हालत नहीं है। मतलब हम वो कह रहे थे हम बहुत देशों से बहुत बेहतर हैं। देखिए तेल और ये सब समस्या कोई नई बात तो रोज 2 महीने से बोल रहे हैं। आप ये देखिए असली जो कष्ट है राहुल गांधी को, मैंने इसलिए आपसे कहा था इस पर चर्चा करिए ना। राहुल गांधी का इतनी बड़ी जो पराजय है, मीनाक्षी नटराजन का हारना, आप देखिए ऐतिहासिक बात है ये। कांग्रेस पार्टी का बहुत रेयर ऐसे हैं। और ये कहना कि साहब ये बीजेपी ने करा दिया। दूसरी बात, मैंने आपको 2-4 दिन पहले जब हम लोग बैठे तब आपने भी कहा था बताइए सो, आप उस समय मैंने जिक्र किया इंदिरा गांधी से बड़ी है मीनाक्षी नटराजन। इंदिरा गांधी का 71 इलेक्शन में इस्तीफा हुआ 13 जनवरी को यशपाल कपूर का। 25 जनवरी को 71 इलेक्शन जब था जी, 25 जनवरी को उसका इस्तीफा स्वीकार हो गया। इंदिरा गांधी का नॉमिनेशन तो फाइल भी 1 फरवरी के बाद हुआ, 4 फरवरी के आसपास। उसके बावजूद वो इलेक्शन इस आधार पर रद्द हो गया। वो ओएसडी थे इंदिरा गांधी के, यशपाल कपूर। इस आधार पर जाकर के 75 में, आज 11 जून है, इसी के आसपास जो फैसला आया तब उन्होंने 11 जून और 12 जून को ही किया गया, रात को लगाया गया। ये है कि इसलिए इमरजेंसी लगाना पड़ी कि इलेक्शन रद्द कर दिया गया कि ये ओएसडी थे और पहले चुनाव से तैयारी चूंकि 70 से शुरू हो गया था, घोषित कर दिया था कि यही प्रधानमंत्री होंगी, ये उम्मीदवार होंगी, तो रायबरेली में काम कर रहे थे जी।
तो आप ये बताइए केवल इस आधार पर कि इस्तीफा, वो भी नहीं कि इस्तीफा नहीं दिया होता। इस पर कोई टेक्निकल ग्राउंड बता रही है कांग्रेस की एफआईआर की डिक्लेयर करने की जरूरत तो मैं आपको नहीं, मैं इसलिए कह रहा एफआईआर हूं, है नहीं। आप ही बताइए कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी जैसे वकील आपके पास हैं, मीनाक्षी नटराजन 2002 से 4 उस समय तक वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही, एनएसयूआई की अध्यक्ष रही। राहुल गांधी ने उनको सबसे पहले चूज किया, 2008 में बनाया गया सचिव। उस समय राहुल गांधी पीक पर मतलब पार्टी को संभाल रहे थे। ऐसी स्थिति में वो राहुल गांधी की सबसे पसंदीदा नेता थी जिनको नॉमिनेट किया गया कि भाई वो राज्यसभा लड़ेंगी। और आप कांग्रेस का, मैं आप चलिए, आपने इंदिरा गांधी को आपने कह दिया पुराना इतिहास दोहरा रहे हैं। सौरभ जी, 2009 जब राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2009 में मध्य प्रदेश में ही विदिशा में श्रीमती सुषमा स्वराज उम्मीदवार बनी। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। इस नामांकन का सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा मैं नहीं, अदालत में नहीं जानता जी। इसी आधार पर रद्द हुआ कि आपने फॉर्म ए, उसका एक 2-3 फॉर्म होते ना, फॉर्म ए जो है वो आपने ओरिजिनल जमा नहीं किया, ओरिजिनल कॉपी जमा किया था। ठीक है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। नहीं तो नामांकन रद्द हो गया ना। लेकिन अब इस ये केस कैसे? में कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है, उसको लगता है कि ये बहुत गलत किया है। रिटर्निंग अफसर ने खत्म हो गया खत्म हो गया, तो जितना डिक्लेयर घोषित कर हो दिया। गया। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी कम से कम स्टे दे दीजिए, कम से कम विनर तो ना डिक्लेयर होगा। लेकिन वो महेश केवट नाम है ना उनका, महेश केवट, उनको तीनों निर्विरोध जीत गए वहां से। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है सर थोड़ी देर 42 मिनट पहले, आफ्टर वोट चोरी एंड सरकार चोरी, BJP EC Election Commission जुगलबंदी has finished the contest before it has even begun with सीट चोरी। जो बता रहे हैं, देखिए राज्यसभा इलेक्शन में क्या हुआ, मीनाक्षी नटराजन ने हर डॉक्यूमेंट दिया, कोई पेंडिंग केस नहीं, ईसी ने उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया बीजेपी के एक बहुत फ्रिवलस ऑब्जेक्शन के ऊपर। और उधर परिमल नथवानी झारखंड वाले जो हैं, उन्होंने अपना नाम गलत लिखा, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी। उनको इलेक्शन कमीशन ने एक्सटेंशन दिया, टाइम दिया उनको सफाई देने का, फिर उनको स्वीकार भी कर लिया। सेम इलेक्शन कमीशन, 2 कैंडिडेट्स, 1 वॉज डिस्क्वालिफाइड विदाउट इवन ए हियरिंग और अदर वॉज रिवॉर्डेड। भाई इसमें उनको सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करना चाहिए। मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। उन्होंने तो सिर्फ आखिर में इतनी रिलीफ मांगी कि इलेक्शन का रिजल्ट ना डिक्लेयर हो, ना डिक्लेयर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो भी नहीं, उनका फिर तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा सब मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो होना हो हम सुनेंगे तो कल ही। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। अगर गलत किया होता तो पहले तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नोटिस जारी होता, और कम से कम इतना तो सुप्रीम कोर्ट करता ही कि इलेक्शन का डिक्लेरेशन रुकवा देता। वो भी नहीं हुआ। कल उनको वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी, अब तो वो नया मामला बन गया, हाई कोर्ट में जाएंगे उसके अलावा कोई विकल्प वैसे नहीं। इसमें एक बात जोड़ दें सौरभ जी, आप यदि कानून, जितना हम समझे कानून, वो जबकि मीनाक्षी नटराजन LLB खुद भी हैं, लेकिन FIR ज़्यादा बड़ी होती है कोर्ट का समन। कोर्ट से यदि आपको नोटिस आता है, FIR से ज़्यादा बड़ा, कोर्ट जज है ना, पुलिस जज नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट पर ही होती है। इसलिए सर मैं कह रहा हूं हम केस पर क्या जाए, वो कह रहे हैं आरोपी भी नहीं थी, वो आरोपी भी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने भेजा है ना आपको नोटिस भेजा। इसलिए मेरा मानना है कि नामांकन रद्द होने से इसलिए राहुल गांधी परेशान है। अब सिर्फ कुछ भी इतनी बात गाली है, प्रिकॉशन लेना चाहिए था, मेंशन कर देना चाहिए था, उससे होता कुछ अच्छा, नहीं। ये भी तो बताया जा रहा है कांग्रेस कि वाले तो उनको लीक किया ना। शायद रिटर्निंग अफसर ने मौका भी दिया था कि नहीं, आज कई घंटे बहस हुई ना और उस पर, उन्होंने कहा बता इसकी दो। जरूरत नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कोर्ट में। अब झारखंड वाला जो बात जैसे कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी, झारखंड वाला सुनिए सर, गजब मामला। वहां कोर्ट में चैलेंज किया, कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज किया परिमल नथवानी की नॉमिनेशन को, और दिल्ली से भेजे गए सलमान खुर्शीद, बताया जा रहा है चार्टर्ड ब्रह्मान से भेजे गए, वो कोर्ट ही नहीं पहुंच पाए टाइम पे। अब इसमें किसकी गलती है? और वो कह रहे हैं वहां पे कि हम पौने बजे तक पहुंच गए थे, 1 बजे कोर्ट उठ गया, फैसला हो गया कोर्ट का। कांग्रेस तो में इस कोर्ट तरह तो के अपने हिसाब खेल से फैसले नए नहीं है, गोवा में होते नहीं हुआ रहे था, गोवा में नहीं हुआ था भाई। TVS नहीं पहुंचे। 1989 में राजीव गांधी चाहते थे कि नैनीताल से किसी पंथ चुनाव लड़े। तिवारी जी वहाँ से MP थे, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने, उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे, नहीं MP नहीं थे उस समय। तो उस समय जो है 89 नहीं बल्कि ये 91 की बात है, तब जो है उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर लैंड कराने में देर कर दी। अच्छा। और DM को इंस्ट्रक्शन था कि ठीक 3 या 3:30 बजे का समय था, उठ जाना तुम। केसी पंत वहां पहुंचे नॉमिनेशन पेपर लेके, DM उठ गया। बहुत नाराज हुए राजीव गांधी, लेकिन उनका नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। आखिर में जो है
तिवारी जी का ही नॉमिनेशन। ऐसा छोटा ये आरोप कांग्रेस लगा रही थी जब उनके विधायकों को कर्नाटक भेजना था, उसकी नौबत ही नहीं आई। हालांकि उन्होंने कि वो नहीं भेजे जा रहा था, हमको एटीसी परमिशन ही नहीं दे रहा था उड़ने की जहाज में। लेकिन इस तरह का खेल अगर होता हो तो इसके कई सारे उदाहरण और भी हैं। और जैसे 370 के समय भी आपने देखा होगा कि धारा 370 को लेकर जब पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी तो कुछ फ्लाइटें डाइवर्ट हो गई थी, उनमें कुछ सांसद मौजूद थे जो कि बिल के खिलाफ वोट करते। ऐसा होता है। लेकिन परिमल नथवानी वाले केस में भेजा भी गया था। जी, परिमल नथवानी वाले केस में देखें कि अगर इतनी ज़्यादा विसंगति थी तो सबसे पहले तो अपोजिशन को उसको उस रूप में उठाना था ना। और वहाँ तो आप सरकार में हैं तो आपके पास तमाम एक्सपर्ट्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ी उसको बनाना था। और ये वो शख्स हैं जो कि जिस बिजनेस हाउस से वो आते हैं, जिसके टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, वो कांग्रेस के समय में ही एकदम विशाल गाय बरगद बनी थी। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के दौर में उनका हुआ। ऑलरेडी एमपी भी रहे वो। सर वो वहाँ कौन सा सिर्फ बीजेपी के वोट से जीत जाएंगे, उनको जेएमएम का और कांग्रेस का वोट भी मिलेगा। हाँ, और वो किसी भी दल से रहते हैं और जिस दल से चाहेंगे उनको वोट मिलेगा। तो पहले कांग्रेस ये इंश्योर करे कि उसका विधायक वोट नहीं करेगा उनको, और डेफिनेटली करेगा। इसी उनको खाली जैसे कहते हैं ना, आपने ये ब्लू को पहना है, आपने काला क्यों नहीं पहना है, आपने सफ़ेद क्यों नहीं पहना है। आपको राहुल गांधी के जितने आर्गूमेंट्स आप देखिए इसी तरह के हैं। परिमल नाथवानी तो पहले, जैसा हम तो पहले भी कहते हैं भाई सब तो उन्हीं के चंदे लेकर के तो राहुल गांधी पार्टी जीतती रही है ना। और नथवानी मतलब आप ये देखिए कि वो पहले एमपी रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार वहाँ भर रहे हो। मीनाक्षी नटराजन भी पहले एमपी रह चुकी है। आप अपना फॉर्म जो है तो उन्होंने सुनिश्चित किया है। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है कि वो है, वो कागज़ हमने देखा नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक को आधार बना के बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता था ना। ऑब्जेक्शन किया, ये तो रिटर्निंग ऑफिसर की ईमानदारी आप कही है। तो इलेक्शन कमीशन यदि यहाँ बेईमान है, वहाँ भी उसने अपने को वही किया ना कि देखा कागज़ ठीक है तो मान लिया। यहाँ से कई जगह ऑब्जेक्शन होते हैं, पहली बार ये तो ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर का भी हो तब भी तो इसलिए भरा जाता है। दोनों ने ठीक से यदि कहीं ना कहीं कोई कमी हो तो रोका, जिसका गलत निकला गलत निकला। मीनाक्षी जी रह गई, पवन खेड़ा पहुंच गए। पवन खेड़ा कर्नाटक वाले भी तीनों जो है निर्विरोध हो गए। खड़गे साहब का भी हो गया। बीजेपी ने कोई चौथा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यही मैं कहता उसके प्रति क्यों उदारता रखी गई। ये तो बीजेपी उसको रोक सकती थी, रोकना ही था। तो जबकि आज मैं एक लेख पढ़ रहा था, राशिद किदवई जी का ही पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर इन सारे लोगों में से कोई एक हैंडपिक्ड था राहुल गांधी का तो वो मीनाक्षी नटराजन। यस, बिल्कुल। इनका जाना तो सबसे सेफ होना चाहिए था। हाँ, और उनको सबसे खतरनाक स्टेट से भेजा जा रहा था। नहीं भाई, वहाँ तो स्टालवर्स थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज। तो वो आर्ग्यू ये कर रहे थे आर्टिकल में अपने कि राहुल गांधी ने ये रिस्क लिया जानते हुए कि कमलनाथ को अगर भेजेंगे तो कमलनाथ मैनेज कर लेंगे, अगर किसी और को भेजेंगे तो रिस्क है। गार्ड को जो है मैसेज देना था कि ना हम तुम्हारी परवाह करते हैं ना भाजपा की परवाह करते हैं, हम भेजेंगे उसी को जिसको हम चाहते हैं। तो उन्होंने मैसेज दे दिया राहुल गांधी कि आप अपनी तानाशाही मनमानी करेंगे तो ये नतीजा देख लीजिए आप। जवाब ये है, क्योंकि जवाब तो नहीं हुआ। चुनाव होता और हरवा देते तब जवाब होता। अभी भी ये तो टेक्निकल टेक्निकल कागज तो किसने दिया? कागज इन्होंने दिया। वो आप कैसे कह सकते हैं कमलनाथ ने दिया? हो सकता है तेलंगाना में किसी और ने, कांग्रेस ने नहीं दिया हो। वो कांग्रेस ने दिया ना। लेकिन बात कमलनाथ की जो ओल्ड गार्ड की जो हो रही है उस संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर चुनाव होता और हार जाती मीनाक्षी नटराजन तो आप मान लीजिए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का उसमें रोल हो। एक फाइनल बात, अभी हम लोग वहाँ शिवसेना की बात कर रहे थे यूबीटी की, कि उनके सांसद वो समर्थन करेंगे विमेंस बिल का, और संजय राउत जी बहुत जोर लगा रहे हैं। वो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि सारी पार्टियां जो कांग्रेस से निकली थी वापस चली जाएं। फिर वो उन्होंने नाम लेके कहा, तृणमूल हो, महाराष्ट्र की हो, शरद पवार की पार्टी हो, वाईएसआर कांग्रेस हो, आंध्रा की कोई पार्टी हो, और तो वो कह रहे हैं कि सब लोग जो हैं आप लोग वापस चले जाइए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाइए। अच्छा, उनसे कोई सलाह मांग रहा है? उनकी अपनी पार्टी के जाने को तैयार बैठे हैं। वो कहाँ, वो जा रहे हैं मूल की तरफ। वो एकनाथ शिंदे की तरफ चले जाएंगे उनकी पार्टी के लोग। भाई अपनी पार्टी को तो जाने से रोक नहीं पाए, दूसरी पार्टी की जो लोग जा रहे हैं उनको कह रहे हैं चप्पल से मारना चाहिए। तो भाई आपने महाराष्ट्र में क्या कर लिया? सरकार चली गई, पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, पार्टी का नाम चला गया, तो क्या कर लिया आपने? तो उनके पास सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के उटपटांग बयान देने के अलावा कुछ है नहीं। कोई काम बचा नहीं है, सरकार रही नहीं, पार्टी की भी हालत खराब है। जो बड़ी पार्टी थी उससे जो निकला वो बड़ी पार्टी बन गया, मतलब असली पार्टी बन गया, बड़ी क्या। तो इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं कि चर्चा में बने रहे हैं। राज्यसभा में थे वो भी, वहाँ से भी रिटायर हो गए,
लेकिन उन्होंने रिश्तों की सच्चाई जरूर उजागर कर दी। उन्होंने कहा स्टेटमेंट में कि यही ममता बनर्जी कांग्रेस का नाम लेते थे तो बड़ी नाराज हो जाती थी, कांग्रेस का नाम लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और आज संकट आया तो सबसे पहले कांग्रेस की शरण में गई। ये उनके वर्ड्स हैं। और ये इस लेवल तक रहता था सौरभ, ये उनके वर्ड सही हैं, और ये पार्लियामेंट में दिखता था कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी इशूज़ को थोड़ा एग्रेसिवली पार्लियामेंट में उठाना चाहे तो बीजेपी से पहले और एनडीए के नेताओं से पहले उसमें टीएमसी के लीडर अड़ंगा डालने की कोशिश में जुट जाते थे। और लॉजिक ये रहता था कि हमसे पूछ के किया गया है, एजेंडा तो हमारा होना चाहिए ना, इनके एजेंडे पे हम क्यों जाएं, इस तरह की चीज़ें कही जाती थी। और बैठक में जैसे बुलाना, तो कई बार आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बैठक से गैर हाजिर रहना, कोई ना कोई बहाना कर देना। तो पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि एकदम फ्रंट सीट पे आके अपोजिशन के लीड करे। सबसे बड़ा अड़ंगा वहाँ पर टीएमसी ही डालती थी। तो जो बात संजय राउत ने कही एकदम सही कही है। लेकिन दूसरी चीज़ महाराष्ट्र वाला हिसाब से अगर समझें कि अभी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कोशिश उस रूप में नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो भी शुरू हो जाए तब तो और एग्रेसिवली ममता बनर्जी तो बोलती, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर से 15-16 में उन्होंने कहा था, मिली थी, कि मुझको क्यों परेशान करता है तुम लोग। अच्छा, तुमको लगता है हम कभी राहुल गांधी को नेता मानेगा? अच्छा, कभी नहीं मानेगा। तो राहुल गांधी के बारे में उनको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तो सोनिया मानना गांधी पड़ेगा से सर। उनके अच्छे नहीं, संबंध थे, और अब तो मानना पड़ेगा सर। मुझे नहीं लगता नेता ऑप्शन क्या है उनके पास? सवाल ही नहीं पैदा हुआ सर। छोटे छोटे दल नहीं इस रूप में जाते हैं। ये इतनी बड़ी ताकतवर जो पार्टी रही है उसका तो सवाल नहीं पैदा। बिहार के केस में भी देखा, ये दोनों तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी कोशिश कर ली बीजेपी नेताओं ने कि मर्जर कर दीजिए, एकदम छोटी सी पार्टी, कुछ है मैं नहीं। मर्जर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब राहुल गांधी नेशनली बड़े नेता हैं तो हैं, उनसे जब तक वो मुख्यमंत्री थी तब थी, अब उस तो रूप नहीं। में तो जब सांसद ही नहीं बचेंगे तो आपके पास बचेगा ही क्या। उधर सुप्रिया आपको सूले नेता वगैरह, बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखिए जैसे इसके लिए भी 360 के लिए सुप्रिया सूले वगैरह के भी तो बीजेपी के प्रति कितना सॉफ्ट है, पार्लियामेंट तक में भाषण में सपोर्ट कर चुकी है कई चीज़ों पर। तो इस पर उन्होंने संजय राउत जी के इस पर कहा है बड़ा अच्छा सुझाव है, विचार करेंगे। ये बोला बड़ा अच्छा सुझाव है कि मर्ज कर जाए कांग्रेस में। वैसे ये तो 2019 में जब नेता प्रतिपक्ष लायक नंबर नहीं मिले थे कांग्रेस को, तब कांग्रेस ने शरद पवार को प्रपोजल दिया था कि मर्ज कर जाइए। देखिए सर, अभी तो कांग्रेस इस बात से मना कर रही है। अब शिव, जहां तक टीएमसी की कहानी है, हम ये कह ही नहीं सकते, अभी भी नहीं आपसे कह सकता कि फुल स्टॉप है, क्योंकि सुबह उठे पता लगे कोई और खबर हेडलाइन हो सभा का इस्तीफा होना है, होना है अभी, सभा का भी तो होना फिर चलिए उसका इंतजार कीजिए। और एक चीज और सर, अब लोकसभा के जो सांसद है ना, इनके खिलाफ कोई करप्शन वगैरह इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई वैसा अधिकारी नहीं होता, वो सारे मंत्रियों के ऊपर थे। चला समय इतना ही था। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र शुक्रिया आपका।